Uh, Good morning to all. Welcome, friends. Today we are going to start the video with the important numericals or 1 mark questions in the national income and related aggregates units. As we know that in CBSE latest pattern there are 20 marks for 1 mark question, which includes one line answer question, very short answer questions, and MCQ, fill in the blanks, etc. So it is very significant to cover this segment to get highest marks, to score maximum marks in economics. So today we are going to discuss what are the MCQs, especially in this national income units. So before starting the video, I would like to request all of you, please like, subscribe and share my YouTube channel Eco Mantra for more economic online classes. So let's start. The question first. Which of the following is a phase of circular flow of income? ठीक है, अब क्वेश्चन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना, कंसंट्रेट होकर पढ़ना और उसको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारा आंसर गलत हो जाता है, फिर हमें बाद में उसका एग्ज़ाम रिजल्ट में लॉस होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ के एकाग्र होकर पढ़ना है, फिर समझना है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके जो ऑप्शंस हैं उनको भी ध्यान से देखना है, समझना है, फिर करेक्ट आंसर पे हमें पहुंचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी तरह की, क्योंकि जल्दबाजी में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को आधा अधूरा समझ के उसका जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं। टाइम आपके पास सफिशिएंट होता है, बशर्ते हम उसका सही उपयोग करें, सही मैनेजमेंट करें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन ऐसा चरण है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको आय का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं हम, उसका एक भाग है या उसका एक चरण है। ऑप्शन है जनरेशन फेज, ठीक है, जनरेशन फेज मतलब जिसमें आय का निर्माण होता है, आय जनरेट होती है, आय बनती है, इनकम होती है। बी सर्कुलेशन फेज, मतलब जिसमें प्रवाह होता है। सर्कुलेशन मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर जब इनकम फ्लो करती है, पैसा फ्लो करता है, तो उसको सर्कुलेशन फेज कहते हैं। सी डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर से है कि एक जो इनकम होती है किसी भी सेक्टर को, तो वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसका एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, पेमेंट करता है या एक्सपेंडिचर करता है, चाहे वो कंजप्शन के लिए करे चाहे वो प्रोडक्शन के लिए करे, तो डिस्पोजिशन फेज भी होता है। तो अगर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम बनाया है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें जनरेशन फेज भी आती है, डिस्पोजिशन फेज भी आती है और सर्कुलेशन फेज भी आती है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम उसका एनालिसिस करके अगर आंसर को लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर सही होगा। हम कभी भी तुक्का नहीं लगाना है, ब्लाइंड उसको टिक नहीं कर देना है बिना सोचे समझे। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। अब फ्लो वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नोट आ गया है, तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम नोट को ओवरलुक कर देते हैं और फ्लो का एग्जाम्पल पूछा ऐसा समझ के गलत आंसर दे देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, निम्न में से कौन नहीं है एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल, अब जब हमने चैप्टर पढ़ा है स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट, तो स्टॉक इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों जो की पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। तो फ्लो नहीं है, यानी कि इन चार में से एक ऐसा ऑप्शन है जो पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र नहीं होता है और रिमेनिंग 3 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होंगे। जैसे नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है, एक साल में होने वाले बर्थ। बी नेशनल वेल्थ, सी नेशनल इनकम और डी बैलेंस इन बैंक अकाउंट। तो हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग ए ईयर आ गया, इसका मतलब ये क्या आ गया, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो ये फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। नेशनल वेल्थ जो है वो भी एक तरह का फ्लो वेरिएबल होती है और नेशनल इनकम भी सिमिलर कंसेप्ट है। तो इसका आंसर होगा डी बैलेंस इन बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस इन बैंक अकाउंट जो होता है वो पर्टिकुलर एक डेट पे होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए फैक्टर इनकम। 2 तरह की इनकम होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम उसको कहते हैं जिसमें हम बिना किसी काम के कोई अर्निंग हमें मिलती है,
ठीक है, जैसे पॉकेट मनी है, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस, ये सारे क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। तो रेंट ट्रांसफ़र इनकम नहीं है, पॉकेट मनी ट्रांसफ़र इनकम है, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, वो भी ट्रांसफ़र इनकम है। प्रॉफिट जो है वो क्या है, फैक्टर इनकम है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड, निम्न में से किसको हम फैक्टर इनकम नहीं मानेंगे। तो पॉकेट मनी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पॉकेट मनी जो है वो आपके पेरेंट आपको देते हैं बिना किसी आपके काम के। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, अब टू सेक्टर इकोनॉमी की जब हम बात करते थे रियल फ्लो, मनी फ्लो में दो सेक्टर हम लेते हैं, एक तो कंज्यूमर्स का सेक्टर जिसको हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, दूसरा प्रोड्यूसर का सेक्टर जिसको प्रोड्यूसर या फर्म सेक्टर भी कहते हैं। तो टू सेक्टर में क्या आएगा, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। बी नेक्स्ट है आपका स्टॉक वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच इज़, अब स्टॉक की बात आ गई है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं हम। तो स्टॉक वेरिएबल इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये गलत होगा, मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है बी। लॉसेस आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, अब लॉसेस जो होते हैं, जैसे लॉस होता है, लॉस को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, स्टॉक वेरिएबल में मानेंगे या फ्लो वेरिएबल में मानेंगे, आइदर ए और बी और नाइदर ए और बी। तो कहने का मतलब ये कि लॉसेस जो होता है वो पर्टिकुलर पीरियड में होता है कि पिछले क्वार्टर में हमें इतना लॉस हुआ है, पिछले मंथ में हमें इतना लॉस हुआ है, पिछले साल में हमें इतना लॉस हुआ है। तो आई थिंक लॉसेस आर क्लासिफाइड एज फ्लो वेरिएबल, ठीक है। रियल फ्लो इज़ आल्सो नॉन एज, दो तरह का फ्लो होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो मनी फ्लो तो क्लियर है, जिसमें मनी का फ्लो हो रहा है, पैसे का फ्लो हो रहा है, रुपए का फ्लो हो रहा है। और रियल फ्लो जो होगा वो गुड्स और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है। तो रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो, यस। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड होता है, फर्म्स होता है, और फॉरेन सेक्टर जो है वो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसी कंट्री का पार्ट है, क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट होता है। सो टू सेक्टर इकोनॉमी में हम फॉरेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, बी गिफ्ट्स, सी मनी, डी नन ऑफ दिस। तो मनी फ्लो इज द एक्सचेंज ऑफ मनी, सो सी इसका करेक्ट आंसर है। 10, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब रियल फ्लो जो होता है वो क्या होता है, उसमें फैक्टर सर्विसेज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा। फैक्टर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। किसको प्रोवाइड करेगा, फर्म सेक्टर को। तो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म सेक्टर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड, हाउस होल्ड होता है, फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है। तो फॉरेन सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होते ही इकोनॉमी क्लोज नहीं होकर क्या हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी हो जाएगी, क्योंकि हमने इकोनॉमी को ओपन कर दिया अदर कंट्रीज़ के लिए। सो कीप इन माइंड, इन क्लोज्ड इकोनॉमी फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो। अब फ्लो नहीं है, ठीक है, कैपिटल, इनकम, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। अब जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन है, ये पर्टिकुलर क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। तो कैपिटल इज ए आंसर, बिकॉज कैपिटल इज ए स्टॉक कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक। अब इसमें स्टॉक कौन सा है, नेक्स्ट 4 में, वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट्स, प्रॉफिट। तो वेल्थ, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट, ये जो हैं तीनों हम मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि ये फ्लो कंसेप्ट है। सेविंग्स जो है वो पर्टिकुलर किसी डेट पे होती है कि इस अकाउंट में मेरी सेविंग्स एज ऑन 1 जनवरी 2020 इतनी है, इतने 1000 रुपीज़ हैं, तो वो क्या हो गया, सेविंग इसका करेक्ट आंसर है, स्टॉक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जब बात आती है कि निम्न में से कौन सा हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में मानेंगे, उसको उसका पार्ट मानेंगे, तो हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए
So again I say that domestic territory refers to that geographical or economical area or territory which is administered by the government, in which the people, the goods and the money can circulates freely. तो यहाँ पर circulation of these three things is crucial in a particular area to determine the definition of domestic territory. ठीक है, जैसे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी हम उस एरिया को मानेंगे, चाहे वो भारत में है चाहे वो बाहर है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होना चाहिए, भारत के लोग, भारत की मुद्रा और भारत की वस्तुएं, ये तीनों अगर फ्रीली सर्कुलेट करती है, मूव करती है, बिना किसी बाधा के आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है, मूवमेंट होता है, और इन पर भारत सरकार का रूल अगर अप्लाई होता है, उनका नियंत्रण होता है, तो उस एरिया को हम क्या मानेंगे, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत का घरेलू आर्थिक क्षेत्र मानेंगे. अब जब आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी तो आप किसी भी ऑप्शन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है लंदन में है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है. गूगल ऑफिस इन इंडिया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि गूगल ऑफिस में गूगल का रूल चलेगा, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में टाटा मोटर्स है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब देखिए जापान एक कंट्री है, वहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी है, तो उस इंडियन एम्बेसी का मतलब वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का काम हो रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है, इंडियन गवर्नमेंट के वर्कर्स ऑफिसर्स वहाँ डेप्यूट होते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट के रूल अप्लाई होते हैं उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में. सो इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन एनी कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें क्लियर होना चाहिए. इट इज़ द प्रोडक्ट विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, यानी कि जो फाइनली रेडी नहीं है कंजप्शन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, और बाउंड्री लाइन का प्रोडक्शन को क्रॉस, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, जिसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसको हम क्या मानते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट गुड मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मिल्क बाय ए डेयरी शॉप, ठीक है. बी मशीन परचेज बाय ए फर्म. वीट यूज्ड बाय ए फ्लोर मिल. वीट यूज्ड बाय ए हाउस होल्ड. ठीक है, अब इसमें हाउस होल्ड या फर्म अगर उस पर्टिकुलर गुड को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम फाइनल गुड मानते हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड हो चाहे वो कैपिटल गुड हो. लेकिन जब कोई कमोडिटी एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है या फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल यूज़ हो रही है, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड मानते हैं. ठीक है ना. तो परचेज ऑफ मिल्क बाय ए डेयरी शॉप, अब यहाँ पर डेयरी शॉप ने जो मिल्क परचेज किया है वो किस पर्पज़ से किया है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग, या उसका कोई डेयरी प्रोडक्ट उससे बनाया जाएगा, तो या तो वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होगा या वो रीसेल होगा. तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा, परचेज ऑफ मिल्क बाय ए डेयरी शॉप इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड. निम्न में से किसको हम फाइनल गुड नहीं मानेंगे. चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय ए स्कूल. वीट यूज्ड बाय ए हाउस होल्ड. फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स. तो कहने का मतलब ये है कि जो वीट यूज़ हो रहा है हाउस होल्ड से, वो तो क्या है, ठीक है. अब उसका क्या बन सकता है उसका, लेकिन वो कंजप्शन हो रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो उसको भी नहीं मान सकते. चौक डस्टर है, उसको भी हम फाइनल गुड्स नहीं मान सकते हैं. और फर्टिलाइज़र जो फार्मर यूज़ कर रहा है वो भी एज ए पार्ट है रॉ मटेरियल का ही उसकी क्रॉपिंग के लिए. तो ऑल ऑफ द अबाव इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीज़न फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. तो नेशनल इनकम के वीडियोज़ में हमने देखा कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी.
तो इसका आंसर होगा सी, कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एफसी। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मीन्स, ठीक है, एमपी और एफसी का डिफरेंस एनआईटी होता है, लेकिन एफसी अगर ज़्यादा हो जाए किससे, मार्केट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हम एनआईटी निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन सब्सिडी। अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स कम हो और सब्सिडी ज़्यादा हो तो ओबियसली आपका जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सही है, ए सही इसका ऑप्शन है, कंजप्शन पर्पज़ या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यूज़ होती है फाइनल गुड है, ठीक है। कंजप्शन पर्पज़ से जो यूज़ होती है उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो गुड यूज़ होती है उसको फाइनल कैपिटल गुड्स कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इम्पोर्ट्स, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इसका अगर हमें एनएफआई हमने पढ़ा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कि एनएफआईए इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा माइनस फीटा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और उसका मीनिंग क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, नो, लॉस ऑफ फिक्स एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर्स, यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जब हम किसी फिक्स्ड कैपिटल को या मशीन को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं और ऐसा करने पर उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल, एमपी एंड एफसी विल बी इक्वल व्हेन देयर इज। अब एमपी और एफसी का डिफरेंस क्या है, एनआईटी, ठीक है। अगर एनआईटी आपने माइनस किया, एमपी माइनस एनआईटी किया, तो भी आपका एफसी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सब्सिडी के इक्वल होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं हम तब आता है एनआईटी। तो एनआईटी 0 आएगा तभी एफसी और एमपी इक्वल होगा, और एनआईटी 0 तभी आएगा जब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। आप सभी जानते हैं ट्रांसफ़र इनकम क्या है, बोनस नहीं होगा, कंपेंसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर भी नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, जो है वो भी बेरोज़गारी भत्ता होता है, तो और डी स्कॉलरशिप है, तो इसमें स्कॉलरशिप इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ट्रांसफ़र इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, नहीं होगा क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर गुड है। स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट है फ्लाई ओवर, ये भी नहीं होगा। फर्टिलाइजर परचेज बाय अ फार्मर, ये होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इंटरमीडिएट गुड। शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड while it is a फाइनल गुड व्हेन इट इज़ परचेज बाय कंज्यूमर, ठीक है। तो सेम गुड को कौन परचेज कर रहा है, किस पर्पज़ से परचेज कर रहा है, वो हमें देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही शुगर अगर एक स्वीट शॉप ओनर परचेज कर रहा है जो स्वीट बनाने के लिए उसको यूज़ कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गई। और उसी शुगर को अगर एक कंज्यूमर अपने खुद के घर में यूज़ करने के लिए लाता है तो वो फाइनल गुड हो जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मिसिंग आइटम्स इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब आपको फ्लो चार्ट बना रखा है, मार्केट प्राइस, ठीक है, एरो है। अगर हम फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो क्या प्लस होता है, और अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो क्या माइनस होता है। तो हम सभी जानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस होता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी, और अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो प्लस एनआईटी होता है। तो इसका आंसर होगा बी, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट करेक्टली इस्टेब्लिश द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का करेक्ट ऑप्शन किस फ्लो चार्ट में है? डेप्रिसिएशन वी नो दैट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, एंड ग्रॉस के लिए हम नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं और नेट के लिए हम ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो अब ये देखिए पहला ऑप्शन है, नेट से हम जा रहे हैं ग्रॉस पे, ठीक है, तो प्लस डेप्रिसिएशन हो रहा है, सही है, और ग्रॉस से हम आ रहे हैं नेट पे तो माइनस डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही लग रहा है। बी में देखिए नेट माइनस डेप्रिसिएशन गलत होगा, डोमेस्टिक प्लस डेप्रिसिएशन भी गलत होगा, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है NFIA या NFTA, और नेशनल डोमेस्टिक का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन है ए, 14 का ऑप्शन करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल असेट रेफर्स टू, ये अपने पढ़ चुका है, वही क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड फोर्सिन ऑब्सोलेंस, सी इसका करेक्ट आंसर है। अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल असेट ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल लॉस कहेंगे इसको हम, क्योंकि जो आपका फिक्स कैपिटल है उसको आपने देखा नहीं है, लेकिन अनफोर्सिन जिसका मतलब अदृश्य जिसको हम कह सकते हैं, ऑब्सोलेंस मतलब जो आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, कोई प्रोडक्ट है उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए और उसकी वजह से उसकी वैल्यू या यूटिलिटी कम हो जाए, तो उसको हम कैपिटल लॉस का पार्ट मानते हैं। रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय ए कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो इसको हम फाइनल और कैपिटल गुड मानेंगे बहुत, ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट गुड हो गई रेफ्रिजरेटर क्योंकि वो फाइनली यूज़ हो रही है उसके, दूसरा वो कैपिटल गुड है तो उसका एक वैल्यू है जो कंटिन्यूस रिपीटेडली हम यूज़ कर रहे हैं, तो बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो, जैसे मिल्क, ब्रेड, रेफ्रिजरेटर, क्लोथ्स। अब इन चारों ऑप्शन में से ऐसी गुड केवल मिल्क है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है या उसको बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें यूज़ करना होता है, सो मिल्क इज़ ए नॉन ड्यूरेबल गुड। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, इसको हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बी, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, अब इंडिया में कोई जापानी एम्बेसी है इसका मतलब वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, is a part of domestic territory of, B is the correct answer, Japan. Foreign embassies in India's are a part of India's, India का क्या मानेंगे हम उसको इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं मान सकते, ठीक है, जोग्राफिकल टेरिटरी भी नहीं मान सकते हम, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया में अगर फॉरेन एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। गुड परचेज फॉर द फॉलोइंग, अब ये जो क्वेश्चन है उसका आगे आंसर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो आज हमने देखा इन क्वेश्चंस में कि किस तरह से हम थोड़ा सोच समझ के कंसेप्ट को क्लियर करके अगर उनको ध्यान से पढ़ें समझें और उसका एनालिसिस करके सही आंसर दें तो डेफिनेटली हमारे सभी आंसर सही होंगे और हम इन क्वेश्चंस की वजह से स्कोरिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, फुल 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये 20 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इसमें आपको तुक्का नहीं चलता है, इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे से समझिए, उनको लर्न कीजिए, उनके एग्जाम्पल्स को बार बार सोल्व कीजिए, हमेशा सोच समझकर आंसर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में, आपकी स्टडी में ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।